नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीरज पंडित आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान पॉइंट में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे मुगल काल के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुगल काल का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने पहले शासक जो थे बाबर, उसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की है। तो इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं हुमायूं का जीवन परिचय और उसका शासनकाल के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुगल काल का समय 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक माना जाता है, जब बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, तब से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी शासक आए वो या तो अयोग्य थे या फिर इतनी योग्यता नहीं थी उनमें कि वो शासन को अच्छी तरह चला सकें। तो इसलिए उस जो 1707 के बाद का जो काल है उसे हम उत्तर मुगल काल के बारे में जानते हैं। तो चलिए मुगल काल के अगले शासक बाबर के बाद पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का शासनकाल 2 चरणों में विभाजित था। एक, जब वो शासक बना 1530 से लेकर 1540 तक, उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक। अब ये क्यों था, इसका शासनकाल 2 भागों में विभक्त, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक परिचय देख लेते हैं हुमायूं का परिचय। हुमायूं बाबर का पुत्र था। जैसा कि मैंने बताया, हुमायूं का जन्म जो था 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल में। उसका वास्तविक नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। उसकी माता का नाम माहम बेगम था। क्या था? माहम बेगम। 1530 ईस्वी में आगरा में राज्याभिषेक किया गया। जब बाबर की मृत्यु हुई तो उसके बाद अगले शासक के रूप में 1530 ईस्वी में उसकी आगरा में राज्याभिषेक करवाई गई। बाबर के साथ युद्धों में जाने के कारण युद्ध कला का अच्छा ज्ञान था। जब बाबर भारत आया तब से लेकर और भारत में उसके द्वारा 4 युद्ध लड़े गए, तो लगभग सभी युद्धों में हुमायूं ने पार्टिसिपेट किया, उसके साथ गया हर युद्धों में। तो उसका युद्ध कला का ज्ञान काफ़ी अच्छा था। अब देख लेते हैं हुमायूं द्वारा किए गए कुछ कार्य, जैसे साम्राज्य विभाजन। जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर का ये इच्छा था कि उसका पूरे साम्राज्य को उसके 4 पुत्रों में बांट दिया जाए। तो इसकी उसके पिता की इच्छा रखते हुए हुमायूं ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा। कौन कौन सा? काबुल और कांधार का जो क्षेत्र था उसे, मतलब हुमायूं के बाद जो बाबर के पुत्र थे उसका नाम था कामरान मिर्ज़ा, उसे प्रदान किया। कौन सा? काबुल और कांधार का क्षेत्र। जबकि संभल का जो क्षेत्र था वह अस्करी को प्रदान किया गया। जबकि मेवात का क्षेत्र था वह हिंदाल को प्रदान किया गया। जबकि बदख्शां का क्षेत्र जो था वह सुलेमान मिर्ज़ा को प्रदान किया गया। एक्चुअली में सुलेमान मिर्ज़ा जो था उसका भाई नहीं था, अपना भाई नहीं था, वह चचेरा भाई था। लेकिन फिर भी हुमायूं ने दरियादिली दिखाते हुए बदख्शां का क्षेत्र जो था वह सुलेमान मिर्ज़ा को सौंप दिया। और ये भी कहा जाता है कि जब ये जो बदख्शां का जो क्षेत्र था, पहले शासक बनने से पहले जो हुमायूं था इसी बदख्शां क्षेत्र का सूबेदार हुआ करता था, जो उसने बाद में सुलेमान मिर्ज़ा को सौंप दिया। अब इस देख लेते हैं कि साम्राज्य विभाजन था, भारी भूल थी उसकी। तो साम्राज्य का विभाजन करना, एक्चुअली वो पिता का जो सम्मान के रखने के लिए उसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट तो दिया, लेकिन यह एक भारी भूल साबित हुई उसकी। वजह क्या था कि एक तो बाबर जो भारत में अटैक किया और अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो मात्र 4 वर्षों तक ही वह जीवित रह पाया और 4 वर्षों में ही वह सिर्फ युद्धों में ही व्यतीत हो गया। इसलिए साम्राज्य को बहुत ज़्यादा वह विस्तृत नहीं कर पाया। उसके बावजूद क्या था कि 4 भागों में साम्राज्य का बढ़ जाना, इसका ये मतलब था कि हुमायूं की शक्ति छीन हो गई थी, लगभग चौथाई हो गई थी। अब एक जो साम्राज्य होगा उसकी सेना, उसका धन,
उसका साम्राज्य जो होगा वो बहुत बड़ा होगा और काफ़ी मजबूत होगा। लेकिन जब वो 4 भागों में बट गई तो समझ लीजिए कि सेना भी 4 भागों में बट गई, धन भी चारों भागों में बट गया, तो टोटल शक्ति जो थी वह छीन होकर बहुत कमज़ोर हो गया था। यह एक भारी भूल साबित हुई इसकी। साथ ही साथ अफगानों से युद्ध में भाइयों का साथ कभी प्राप्त नहीं हुआ। जब भी भारत में अफगानों से युद्ध हुआ हुमायूं का, तो उसका भाइयों का साथ प्राप्त नहीं हुआ। तो अफगान कौन कौन से थे? शेर शाह सूरी और महमूद लोदी। यह जो दोनों थे बराबर मुगल वंश को या मुगल शासकों को काफ़ी तंग करते रहे। यह महमूद लोदी जो था, यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी का भाई था। तो कहीं ना कहीं महमूद लोदी जो था वो अपने भाई का बदला लेना चाहता था और सल्तनत का जो गद्दी था उसको भी प्राप्त करने की लालसा रही होगी। तो इस वजह से भी वह अक्सर विद्रोह करता रहता था मुग़लों के साथ। साथ साथ शेर शाह सूरी भी बिहार और बंगाल के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत उभर कर आया था। तो उसकी भी हसरत थी क्या? तो दिल्ली की गद्दी। तो एक चुनौती के रूप में सामने खड़े थे ये दोनों अफ़गान जो थे, हुमायूं के सामने चुनौती के रूप में खड़े थे। अब देख लेते हैं कि इन्हीं दौरान हुमायूं ने कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े। और कहा जाता है कि अधिकतर जो शासनकाल हुआ, जैसे बाबर का हो या हुमायूं का हो, अधिकतर समय युद्धों में ही व्यतीत हो गया इसका। कभी शांतिपूर्ण जीवन या विलासितापूर्ण जीवन जीने का उसको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब देख लेते हैं पहले युद्ध के रूप में, तो कलिंजर की घेराबंदी इसका पहला युद्ध था जो 1531 में लड़ा गया। एक्चुअली में यह युद्ध लड़ा ही नहीं गया। हाँ, देखते हैं क्या हुआ था। तो कलिंजर का जो शासक था रुद्रदेव, उसके साथ यह युद्ध की घोषणा हुई। तो क्या किया था कि हुमायूं ने कलिंजर के किलों की घेराबंदी कई दिनों तक कर की। उसने आक्रमण के दृष्टि से गया अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, तो बहुत दिनों तक उसने क्या किया कि कलिंजर के किले की घेराबंदी करके वहाँ बैठा रहा। और वो एक तरीक़ा से वह युद्ध शुरू होने की तैयारी में था, या यूँ कहिए कि कोई उचित समय देख रहा था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि कलिंजर के जो शासक रुद्रदेव थे और हुमायूं के बीच एक संधि हुई, और संधि के साथ में क्या था, हुमायूं को प्रचुर धन की प्राप्ति हुई। रुद्रदेव ने उसे मना लिया कि आप युद्ध क्यों करना, उसके बदले में हम क्षतिपूर्ति के लिए आपको बहुत सारा धन प्रदान करते हैं, आप युद्ध ना कीजिए। तो हुमायूं ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत सारा प्रचुर धन लेकर वह वापस आगरे लौट गया। अब देखिए उसके बाद दूसरा जो था उसका दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा गया। किसके साथ लड़ा गया? अफ़गान जो था महमूद लोदी, वही इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के साथ 1532 में दोहरिया का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में महमूद लोदी की पराजय हो गई। अब क्या था कि महमूद लोदी जो था पहले ही बिहार बंगाल का शासक, एक मजबूत शासक था, और वह अब उत्तर प्रदेश की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो ऐसे में उसका जो शक्ति उभरता देखकर हुमायूं चिंतित हो गया और उसे लगने लगा कि कहीं ये आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली की गद्दी तक न पहुंच जाए। तो उसके चलते उसने उसे रोकने के लिए यह दोहरिया में एक आक्रमण किया। इस आक्रमण में महमूद लोदी की पराजय हो गई और महमूद लोदी क्या था, युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। इस युद्ध में महमूद लोदी की सहायता शेर खां ने की थी। जी हाँ, इस युद्ध में भी क्या था, तो शेर खां, वही शेर खां जिसे हम लोग शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। तो इस युद्ध में हालांकि सहायता महमूद लोदी की थी, फिर भी महमूद लोदी पराजित हो गया। अब देख लेते हैं चुनारगढ़ किले की घेराबंदी, इसका तृतीय युद्ध में। एक्चुअली ये भी युद्ध नहीं था, बस एक घेराबंदी था और उसके बाद यहाँ भी संधि हो गई थी। यह कब किया गया? 1532 में ही। 1532 में ही आपको दोहरिया का भी युद्ध लड़ा। उसके बाद तुरंत बाद उसने चुनारगढ़ किले की घेराबंदी की थी। वजह क्या थी? क्योंकि शेर खां जो था महमूद लोदी का सहायता कर रहा था, तो उसको भी सबक सिखाने के उद्देश्य से उसने चुनारगढ़ किले की घेराबंदी कर दी। हुमायूं चुनारगढ़ किले पर कब्जा करना चाहता था।
जो चुनारगढ़ किला था एक महत्वपूर्ण किला था उस वक्त, सामरिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था। तो हुमायूं चाहता था कि इस किले पर वह कब्जा कर ले, तो जो बिहार बंगाल का जो क्षेत्र था उसमें उसका मजबूत पकड़ बन जाएगा। तो इसके चलते वह क्या था, चुनारगढ़ किले पर कब्जा करना चाहता था। उस वक्त चुनारगढ़ किले का स्वामी शेर खान था, वही शेर खान जो मोहम्मद लोदी का सहायता किया था। एक खुन्नस ये भी था, एक तो वह किले पर कब्जा करना चाहता था इस चुनारगढ़ किले पर, जबकि दूसरा क्या था, वो शेर खान ने जो सहायता किया था मोहम्मद लोदी का, तो एक खुन्नस भी था। इसके चलते उसने दोबारा उसने शेर खान का पीछा किया और चुनारगढ़ किले की घेराबंदी कर दी। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनारगढ़ किले पर घेराबंदी डाल दी। ठीक उसी में 1532 में ही मैंने जैसा बताया, हुमायूं और शेर खान के बीच संधि हो गई। इसमें भी युद्ध नहीं हुआ, कई दिनों तक घेराबंदी डालने के बाद पश्चात अंततः शेर खान और हुमायूं के बीच संधि हो गई। इसमें शेर खान ने हुमायूं को काफ़ी धन प्रदान किया हट जाने के स्वरूप। साथ ही साथ शेर खान ने अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं के दरबार में भेजा, क्योंकि सेवा के लिए हुमायूं के दरबार में अपने पुत्र कुतुब खां को भेजा शेर खान ने। अब अगला युद्ध देखते हैं हुमायूं का, यह था बहादुर शाह से युद्ध। यह युद्ध 1535 में लड़ा गया। एक्चुअली 32 से 35 ये 3 साल का गैप था दोनों युद्धों में, तो इस बीच इसने कुछ समय शांतिपूर्वक बिताए। लेकिन उसके पश्चात पुनः जब गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, वह गुजरात के क्षेत्र में, मालवा के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा था। तो हुमायूं को एक बार फिर से चिंता सताने लगी, क्या कि कहीं ये आगे बढ़कर उस दिल्ली पर हमला ना कर दे और कब्जा करने की कोशिश ना करे। तो यह असुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए इसने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच यह युद्ध हुआ था 1535 ईस्वी में। इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई। एक्चुअली इसके पीछे एक कहानी है कि जब हुमायूं बहादुर शाह पर आक्रमण करने के लिए गुजरात के क्षेत्र में गया, तो उस वक्त जो बहादुर शाह था वह चित्तौड़ के क्षेत्र में रानी कर्णावती से युद्ध करने के लिए गया हुआ था, और वहाँ पर रानी कर्णावती और बहादुर शाह की सेना आमने सामने थी। तो इसमें क्या था कि कर्णावती ने हालांकि हुमायूं से सहायता मांगी थी राखी भेजकर कि मैं आपको भाई स्वीकार करती हूँ, आप मेरी सहायता करें। लेकिन दूसरी तरफ बहादुर शाह ने भी यह संदेशा भिजवाया हुमायूं को कि हम मुसलमान, आप भी मुसलमान, हमने एक जिहाद कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, एक काफिरों के खिलाफ, तो आप बीच में मध्यस्थता ना करें। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हुमायूं ने कर्णावती के जो पत्र था उस पर ध्यान न दिया और वो सहायता के लिए नहीं गया। जब वापसी में बहादुर शाह कर्णावती को पराजित कर देता है, और उसके बाद जब वह वापसी के क्रम में उसका युद्ध किसके साथ हुआ, हुमायूं के साथ। हुमायूं तो पहले से ही सेना लेकर तैयार था, और बहादुर शाह जब वापस आता है तो एक तो पहले से वह युद्ध लड़के या थका हुआ होता है, पूरा सेना गंवाया होता है, और बीच में हुमायूं खड़ा होता है। तो हुमायूं की सेना जो थी उस पर भारी पड़ी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बहादुर शाह जो था युद्ध छोड़कर भाग गया। ऑब्वियसली एक थकी हारी सेना है, एक कमज़ोर सेना है जो बहुत दिनों से युद्ध करने के बाद वापस आ रही है, उस पर अचानक से यहाँ पहले से एक फ्रेश सेना तैनात है युद्ध करने के लिए, तो ऑब्वियसली उसे पराजित तो होना ही पड़ेगा। इस युद्ध में बहादुर शाह युद्ध छोड़कर भाग गया, और क्या था कि हुमायूं का गुजरात और मालवा पर अधिकार हो गया। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था गुजरात और मालवा, क्योंकि उस वक्त एक महत्वपूर्ण बंदरगाह का क्षेत्र था और व्यापारिक केंद्र था। तो इसके चलते एक बहुत ही अच्छे जगह पर वो उसने कब्जा किया। इसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण किले मांडू और चंपानेर, जो अब तक बहादुर शाह जो था उसके अंतर्गत, मतलब उसके कब्जे में था, तो ये 2 जो महत्वपूर्ण किला था, मांडू का किला और चंपानेर का किला, वो उस पर हुमायूं का कब्जा हो गया। मगर क्या था कि 1 वर्ष के भीतर ही दोनों प्रदेश पुनः स्वतंत्र हो गए। वजह क्या था कि यह बहादुर शाह को मार नहीं पाया था। बहादुर शाह युद्ध छोड़कर भाग गया था, तो बाद में इसने सेना संगठित किया और दोबारा अटैक किया, और मात्र 1 वर्ष के भीतर पुनः अपने दोनों क्षेत्र को उसने स्वतंत्र कर लिया। अब आगे देखते हैं हम लोग
हुमायूं द्वारा लड़े गए कुछ और युद्ध। आइए अब देखते हैं हुमायूं के द्वारा किए गए अगले युद्ध के बारे में। उसके पश्चात हुमायूं ने चुनारगढ़ किले पर पुनः कब्जा स्थापित करने के उद्देश्य से 1538 ईस्वी में पुनः आक्रमण कर दिया। वजह क्या था कि बिहार और बंगाल के क्षेत्र में शेर खां के बढ़ते प्रभाव के कारण हुमायूं चिंतित हो गया। क्या था? शेर खां का प्रभाव काफ़ी बढ़ता जा रहा था। वजह क्या था कि महमूद लोदी की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसके जगह एक मजबूत शासक कौन था? शेर खां। तो उसका प्रभाव काफ़ी बढ़ता जा रहा था। इसके कारण हुमायूं चिंतित हो गया कि ऐसा नहीं कि वो बहुत शक्तिशाली हो जाए और आगे चलकर दिल्ली की गद्दी पर उसका अधिकार हो जाए। इसी नीयत से उसने 1538 ईस्वी में दोबारा चुनारगढ़ पे आक्रमण किया। मैंने चुनारगढ़ जो किला था उस पर दोबारा आक्रमण किया। शेर खां की पराजय। इस युद्ध में क्या था? एक्चुअली में पराजय हुआ नहीं, उस वक्त किले में शेर खां था नहीं। तो क्या था, इसने जाकर किले पर अटैक किया और जो वहाँ पर जो भी उसके रखवाले थे उसको मारकर किले पर कब्जा कर लिया और किले पर हुमायूं का कब्जा हो गया। इसके ठीक पश्चात मतलब चुनारगढ़ फतह के बाद वह जो था हुमायूं बंगाल अभियान पर निकला। अब उससे आगे बढ़ते हुए उसने बंगाल को भी जीतने का अपना प्लान बनाया और वहाँ से बंगाल अभियान पर निकला। लेकिन इसी बीच क्या था कि आगरा में उसके भाई हिंदाल ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। एक तो वह विजय अभियान पर निकला हुआ था, वो रास्ते में ही था, लेकिन पीछे से क्या था, उसका भाई जो हिंदाल था उसने आगरा में खुद को बादशाह घोषित कर लिया, एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। अब यहाँ तो हो गया आपका चुनारगढ़ किले पर इसका कब्जा हो गया, किसका? हुमायूं का। अब देख लीजिए चौसा का युद्ध। अब क्या था कि शेर शाह सूरी तो था नहीं और हुमायूं ने किले पर कब्जा कर लिया था चुनारगढ़ पे। तो शेर खां को जब ये बात पता चली तो वह काफ़ी खुन्नस में बैठा हुआ था। तो उसने एक विशाल सेना लेकर चौसा नामक स्थान पे पहले से ही वह प्रतीक्षा कर रहा था कि वापस इसी रास्ते से वापस आएगा और उसको देख लिया जाएगा। इसी क्रम में बंगाल विजय से वापसी के क्रम में चौसा के निकट शेरशाह ने आक्रमण किया। पता है ना कि बंगाल जब विजय कर रहा था तो पहले से ही चौसा में शेरशाह सूरी एक विशाल सेना के साथ बैठा हुआ था। जैसे ही वह बंगाल विजय से रिटर्न हो रहा था तो चौसा नामक स्थान पर शेरशाह सूरी ने अचानक उस पर अटैक कर दिया। अब एक तो पता रहे कि पहले चुनारगढ़ में लड़ा, फिर बंगाल विजय किया, तो सेना पहले से ही थकी हुई थी और एक सडन आक्रमण ने हुमायूं को चकित कर दिया, एक चकित कर दिया। और क्या था कि बहुत बुरी तरह से यहाँ पे उसको मतलब पराजित किया। किसने? शेरशाह सूरी ने एक थकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। यहाँ पे परिणाम क्या हुआ कि हुमायूं पराजित हो गया और जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया और नदी में घोड़े सहित कूद गया। क्या? नदी में घोड़ा के सहित कूद गया। हालांकि इस युद्ध इसके चलते उसकी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन क्या था, एक निज़ाम नाम का भिश्ती था। भिश्ती मतलब नावक, जो नाव चलाता है, उसने इसे देख लिया डूबते हुए तो उसने बचा लिया। तो बदले में क्या था कि जब हुमायूं पुनः शासक बनता है तो इस निज़ाम को एक दिन के लिए वह बादशाह घोषित करता है इनाम के तौर पे। तो एक दिन के लिए वह बादशाह बना देता है किसको? निज़ाम को, जो भिश्ती था। अब आगे चलते हैं कि इस युद्ध के कारण शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। अब इसी युद्ध के पश्चात जो था शेर खां था शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। अगला चलते हैं कि कन्नौज और बिलग्रामी का युद्ध 1540 में यह लड़ा गया। किसके किसके बीच? शेर खां और हुमायूं के बीच। चौसा में पराजय के बाद हुमायूं जैसे तैसे दिल्ली लौटा। अब तो वहाँ चौसा में तो बुरी तरह पराजित हुआ। अब वहाँ से क्या हुआ, इसको जैसे तैसे इसको दिल्ली लौटना पड़ा। वहाँ तो निज़ाम तक किसी तरह बचा लिया, लेकिन फिर भी उसको जैसे तैसे दिल्ली लौट गया वो। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया, लेकिन शेरशाह सूरी क्या था कि चौसा में से पता चल गया कि वह जीवित बचा है, इसलिए पीछा करते हुए वह दिल्ली तक पहुंच आया। और दिल्ली तक पहुंच आया तो रास्ते में क्या था, कन्नौज में
जिसे बिलग्रामी भी कहते हैं, वहाँ पर दोनों का आमना सामना हो गया। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हो गया और जान बचाकर वह कहाँ, सिंध भाग गया। कहाँ भाग गया? हुमायूं पराजित हो गया और युद्ध छोड़कर सिंध भाग गया। इस दौरान दिल्ली और आगरा पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया। अब दिल्ली क्या था, एकदम कोई शासक ही नहीं है आगरा में, दिल्ली में आगरा में वही था, कोई शासक नहीं है। अब वह खुला, एकदम खुला था। तो ऐसे में शेरशाह सूरी ने गद्दी पे कब्जा करके सूर्यवंश की स्थापना की। लेकिन वो हम पढ़ेंगे जब शेरशाह सूरी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो इसका भी जिक्र हम विस्तार पूर्वक करेंगे। फिलहाल अब देख लेते हैं निष्कासित जीवन था। तो वह सिंध भाग गया और 1540 से लेकर 1555 लगभग 15 वर्ष तक वह देश से बाहर ही रहा, निष्कासित ही रहा। तो इस दौरान उसने क्या किया, आइए एक बार देख लेते हैं। अपने भाई हिंदाल के गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो से विवाह कर लिया। सिंध के क्षेत्र में अपने भाई हिंदाल के गुरु की पुत्री हमीदा बानो से उसने विवाह कर लिया। कब? 1541 ईस्वी में। और यही हमीदा बानो जो बेगम थी, आगे चलकर जो मुग़ल काल के सबसे महान जो शासक थे अकबर, उसकी माता बनी। इस दौरान क्या था कि यह अपने साम्राज्य को पुनः वापस पाने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील था हुमायूं। तो इसके चलते उसने अपने भाइयों से सहायता मांगी, लेकिन उसके किसी भाई ने सहायता नहीं की। इसकी परिणाम स्वरूप क्या था, इसने ईरान का जो शाह थे उससे भी सहायता मांगी। तो ईरान के साथ सहायता देने के लिए तैयार हो गया, मगर उसने एक शर्त रखी। क्या? कि तुमको भाई शिया मुसलमान बनना पड़ेगा, अगर बन जाते हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो इस पर क्या था, हुमायूं तैयार हो गया। ठीक है, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे, आप हमको सैनिक सहायता प्रदान कीजिए। तो ईरान के शाह ने इसे सैनिक सहायता प्रदान की और उसी के चलते इसने काबुल और कंधार पर कब्जा कर लिया। ईरान के शासक ने सहायता की, परिणाम स्वरूप काबुल और कंधार पर कब्जा कर लिया। अब इस काबुल और कंधार पे पहले किसका कब्जा था? तो उसी के भाई जो कामरान मिर्ज़ा था, अब तक उसी का कब्जा था। लेकिन किसी भी युद्ध में साम्राज्य प्राप्त करने में उसमें भी उसने सहायता नहीं किया। तो परिणाम क्या किया कि उसने उसी पर आक्रमण करके और काबुल और कंधार पे कब्जा कर लिया और कामरान मिर्ज़ा को से छीन लिया। और बाद में क्या कहानी है कि कामरान मिर्ज़ा जब को पराजित कर दिया तो उसे पकड़ के ले आया और अपने कैद खाने में डाल दिया। और बाद में क्या था कि दोनों आंखें निकलवा कर उसको अंधा बना दिया और बाद में इसको हज पे मक्का शरीफ भेज दिया। अब आगे देख लेते हैं यहाँ से भारत में किस तरह से हुमायूं ने पुनर्गमन हुआ और किस तरह से उसने अपनी सत्ता पुनः प्राप्त की। आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हुमायूं ने भारत में किस प्रकार अपने साम्राज्य की स्थापना की और किस प्रकार उसका भारत में पुनर्गमन हुआ। तो जिस तरह देखा कि उसने ईरान के शासक की सेना की सहायता से अपने भाई का जो कामरान मिर्ज़ा था उसका प्रदेश जो था कंधार और काबुल, उस पर कब्जा करने के पश्चात हुमायूं की शक्ति में वृद्धि हो गई। और बाद में उसने देखा कि दिल्ली में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी है और जो कब्जा है वह एक नकारी सरकार है, एक कमज़ोर शासक है। तो अच्छा मौके का फ़ायदा उठाया और उसने पुनः अपने साम्राज्य की प्राप्ति के लिए दिल्ली की ओर रुख किया। इस क्रम में 1555 ईस्वी में उसने मच्छीवाड़ा एक जगह है, उसके युद्ध में अफ़गानों को पराजित कर पंजाब पर कब्जा कर लिया। एक्चुअली क्या था कि शेरशाह सूरी के मृत्यु के पश्चात शासक बनने के लिए अफ़गानों में काफ़ी होड़ लगा रहता था। तो कई छोटे छोटे गुट बन गए थे, उसी में से एक गुट जो था पंजाब पे शासन कर रहा था। तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में उसी अफ़गानी गुट को हराकर उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया। अब धीरे धीरे वो पुनः अपने साम्राज्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर था। ठीक आगे उसके पश्चात 1555 में ही सरहिंद के युद्ध में उसने सूर वंश के अंतिम शासक जो था सिकंदर सूरी को पराजित कर दिया। किस युद्ध में? सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को पराजित कर दिया और
पुनः दिल्ली और आगरे पर कब्जा कर अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त किया। लेकिन हुमायूं जो था काफ़ी भाग्यहीन कहिए या यूँ कहिए कि उसे किस्मत में ही नहीं था शासन करना। तो क्या हुआ कि 1555 में उसने अपने साम्राज्य की प्राप्ति तो कर लिया, लेकिन 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसने एक दीन पनाह नामक एक स्थान बनाया था जहाँ पर पुस्तकालय वगैरह था। तो इसी की सीढ़ियों से गिरने से 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। बेचारा बहुत मेहनत किया। एक तो 1530 से जब शासक बना 1540 तक उसने युद्धों में ही व्यतीत हो गया। उसके बाद फिर शेरशाह सूरी ने उसे मार के भगाया तो 15 साल वो देश के बाहर ही रहा। पुनः जब 1555 में वापस आया तो फिर से पुनः उनको 2 युद्ध लड़ने पड़े। एक पंजाब के लिए 3 युद्ध लड़ने पड़े। एक काबुल कंधार पर प्राप्ति के लिए, फिर पंजाब प्राप्ति के लिए और फिर दिल्ली आगरा पर कब्जा करने के लिए। फिर से उसको 3 युद्ध लड़ने पड़े। और जब वो एक्चुअली में साम्राज्य को प्राप्त कर लिया तो क्या हुआ, 1556 में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वह कभी राजभोग का आनंद ठीक से उठा नहीं पाया। थोड़ी सी कुछ बातें जान लेते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं जो था ज्योतिष पर काफ़ी विश्वास करता था। उसको ज्योतिष ज्ञान पे काफ़ी भरोसा था, बहुत विश्वास करता था। इसलिए क्या करता था, वो 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। क्यों? क्योंकि वो ज्योतिष पर विश्वास करता था। एक चीज़ और देख लेते हैं उसके बारे में। हुमायूं की एक बहन थी गुलबदन बानो बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बानो बेगम। उसने हुमायूं के सम्मान में हुमायूं नामा, जो हुमायूं की कथा है, उसकी रचना की। किसने की? गुलबदन बानो बेगम ने। तो दोस्तों, इस तरह आज हम लोगों ने देखा हुमायूं के बारे में, उसका प्रारंभिक जीवन, उसके लड़े गए जो युद्ध थे उसके बारे में, उसका निर्वासित जीवन जो था, पुनर्आगमन था और किस तरह से उसकी मृत्यु हुई। तो इन सब बातों को आज हमने देखा। तो मुग़ल काल के इस चैप्टर में आज हम लोगों ने हुमायूं के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में। किसके बारे में? महान शासक अकबर के बारे में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में बेल आइकन है, उसे अवश्य प्रेस कर दें। बेल आइकन के बगल में ऑल का ऑप्शन आता है, आप उस पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस संसार में हम लोगों का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। इसलिए एक पौधा अवश्य लगाएं, साथ में जल बचाएं, क्योंकि आजकल ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफ़ी जो जल का प्रॉब्लम देखा जा रहा है। साथ में रोड सेफ्टी का भी ध्यान रखें। कार चला रहे हों तो बेल्ट लगाएं और बाइक चला रहे हों तो हेलमेट अवश्य लगाएं। दोस्तों, आपकी सुरक्षा खुद आपके हाथों में है। इसी संदेश के साथ मैं विदा लेता हूं। फिर मिलता हूं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।